गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों 12th बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम जो है आगे पोस्टपोन्ड हो गए हैं, उनका अभी कोई एग्जैक्ट डेट का भी पता नहीं है। तो ऐसे क्रिटिकल टाइम में, ऐसे क्रूशियल टाइम में अपनी स्टडी को उस लेवल पर मेंटेन रखना अपने आप में एक चैलेंज है। बट मैं उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों ने कॉन्सनट्रेट होके प्रिपरेशंस की है, अच्छी मेहनत की है टीचर्स के साथ, जिन टीचर्स ने जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने आपके साथ मेहनत की है, आपने भी उनके साथ मेहनत की है, तो अब आपका ड्यूटी ये है कि आप उस मेहनत को कंटिन्यू रखें, उसको मेंटेन रखें, तभी आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर बन पाएगा। एग्ज़ाम की डेट कभी भी अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, बट हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। लूज़ नहीं पढ़ना कि एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है कब एग्ज़ाम होंगे, ऐसा माइंड में नहीं सोचना है। अगर ऐसा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं खुद का लॉस कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का तो मस्त ऑर्डर देना है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसी टाइम। तो कॉन्सनट्रेट होके अपनी प्रिपरेशंस को उसी लेवल पर और बेस्ट से बेस्ट लेवल पर आगे रखें। कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको शार्पनेस लेके आए उनके अंदर, ठीक है। अपनी रिटन जो है उसको अच्छा करें, प्रैक्टिस करें, डेली टेस्ट दें, ठीक है, तब आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पर मेंटेन रह पाएगी, ठीक है। बच्चों आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो RBSC जो बुक है उसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको कवर करेंगे, चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक। नो डाउट आप जैसे एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में कंप्लीट जो पेपर है 56 मार्क्स का, उसमें से 2-4 मार्क्स 5 मार्क्स कुछ भी न्यूमेरिकल बन सकता है। और इस बार तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी है, तो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल से जुड़े और इसका एडवांटेज यूटिलाइज करें, जिससे आप लोग का स्कोर जो है बेस्ट से बेस्ट हो सके। दूसरा, आपकी सब्जेक्ट के साथ कनेक्टिविटी बने, जिससे सब्जेक्ट से आपको कोई टच नहीं छूट जाए। इसीलिए आप इसको फॉलो करें अच्छे से और इसको यूटिलाइज करें, मतलब एडवांटेज लें इस चीज़ का, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें उसको भी भेजें, जिससे हम उसको सॉल्व आउट करें। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो जो क्रूशियल टाइम चल रहा है, जो क्रिटिकल टाइम चल रहा है, उसमें हम अपनी पढ़ाई के साथ लगे रहेंगे, पढ़ाई से कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे और उसी में अपन सबका फायदा है। स्टूडेंट्स का फायदा बहुत ज़्यादा है, नहीं तो उनके जो प्रिपरेशंस है, जिन्होंने एक 1 ईयर होल ईयर जिन्होंने पढ़ाई की है, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो बेटर से बेटर ये है कि आप अपना जहाँ भी आप रह रहे हैं घर पे अपना स्टडी रूम मेंटेन करें अच्छे से, उस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दें और एक शेड्यूल को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आज नहीं पढ़ा तो कल पढ़ लूँगा, ऐसा ना करें। प्लीज़ पर डे का एक शेड्यूल मेंटेन करें, उसको 100% फॉलो करें, तभी आप अपने स्कोर को, अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पर रख पाएंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप अपनी प्रिपरेशन को लूज कर देंगे। आपको लगेगा कि मैं आज नहीं पढ़ा तो कल कवर कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। आज के स्टडी को आज ही कवर करें और नेक्स्ट डे का स्टडी जो होगा उसको नेक्स्ट डे स्टडी करें। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस क्लास में रिवीजन के नाम पर जो क्वेश्चंस करेंगे, अपनी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है बच्चों, इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो क्वेश्चंस है आपकी बुक के हिसाब से मैं उन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस करूंगा। और ये क्वेश्चन मैं कहता हूं कि जैसे बुक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने इसमें 1-2 क्वेश्चंस देखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार नीट के एग्जाम में जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन आया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा। 2 एक समान बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 एक समान, समझ गए। अगर ये Q है तो दिस ऑल्सो Q, बेटा ये Q है तो ये भी क्या होगा, Q होगा। कितनी डिस्टेंस पर रखे एक दूसरे से, 3 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और एक दूसरे पर बल कितना लगा रहे हैं। बच्चों जब एक समान है तो प्रतिकर्षण बल ही लगाएंगे, ये भी बात कंफर्म हो जाती है, क्योंकि अनलाइक होते, अगर प्रकृति अलग अलग होती तो आकर्षित करते, बट इनका तो प्रकृति सेम है तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है।
जितना प्रतिकर्षण बेटा इधर लगेगा उतना ही प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा। ये भी कूलाम के नियम के अनुसार पता है हमें। एक आवेश जितना बल लगाएगा उस दूसरे पे उतना ही बल लगेगा, चाहे परिमाण कितना भी अलग हो, दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी, हमेशा समान। ओके, चलिए प्रत्येक आवेश का मान पूछा है और 1.6 न्यूटन, इसकी वैल्यू क्या दी है, 1.6 न्यूटन। तो बच्चों कूलाम नियम के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां पर 1.6 और यहां वैल्यूज क्या दे रखी है इसकी, हमें वैल्यू पूछी है कि वैल्यू क्या होगी इसकी, तो बेटा कांस्टेंट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये Q स्क्वायर क्यों हो गया सर, दोनों की वैल्यू सेम थी, Q इंटू Q स्क्वायर हो गया और 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, 3 के स्क्वायर से इसको कैंसिल कर सकते हैं। Q स्क्वायर 1.6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 9 दैट इज Q स्क्वायर। बच्चों Q की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ 1.6 10 की पावर 9। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आप लोग कर सकते हैं, इसको वापस में रिपीट कर दे रहा हूं। ये जो वैल्यूज थी बेटा कितनी डिस्टेंस पर रखे थे, Q1 इंटू Q2 कितना हो जाएगा, F की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर देखो आपके जो यूनिट वगैरह दे रखे हैं तो वो यूनिट इतने सही नहीं है उसका आंसर जो है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोला है, दो आवेशों के मध्य बल F है, दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो इन आवेशों के मध्य बल क्या होगा। बेटा आप सभी बच्चे कर सकते हैं इसको कि भाई डिस्टेंस, ये दो आवेशों के मध्य, आवेशों के मान नहीं दिए गए, न उनके बारे में बताया गया, न उनकी प्रकृति के बारे में बताया गया, क्योंकि उनकी हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा गया बेटा हमें उसमें ना इसके परिमाण की जरूरत है न नेचर की जरूरत है। क्या बोला है, दो आवेशों के बीच बल कितना लग रहा है, F। तो ऐसा मान लेते हैं F बल लग रहा है, हो सकता है ये आकर्षण प्रकृति का हो सकता है ये प्रतिकर्षण प्रकृति का हो, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया और हमें जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। क्या बोला है फिर, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुनी कर दी जाए, सपोज डिस्टेंस क्या थी बेटा R, जब डिस्टेंस को 3 गुना करोगे तो आप देख पा रहे होंगे कि डिस्टेंस को जब बढ़ाओगे तो बल कम हो जाएगा, 3 गुना कर रहे हो तो स्क्वायर हो रहा है तो 9 टाइम्स कम हो जाएगा। हम आंसर दे सकते हैं और आपको एग्जाम में करके दिखाना तो क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड F इज इक्वल टू K Q1 Q2, यहां तो कोई बदलाव नहीं, यहां पर 3R का होल स्क्वायर। सही है, डिस्टेंस 3 गुनी कर दी। अब क्या कर दो बेटा, इनका डिवाइड कर दें तो F डिवाइडेड बाई F डैश इज इक्वल टू, कैंसिल कर सकते हैं हम लोग तो 9 आ जाएगा यहां पर, तो यहां से बेटा F डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, फोर्स की वैल्यू दिखा सकते हैं कितनी हो जाएगी, 1/9 पार्ट हो जाएगा फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। किसी वस्तु को 5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। बच्चों जब वस्तु धनावेशित है आप समझ जाओगे उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऋणावेशित है उस पर इलेक्ट्रॉन लाके डाले गए हैं, समझ रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक वस्तु है बेटा, ये ऐसे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। सही, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा, दिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड पर बात कर रहे हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक वस्तु पर बेटा हमें कितना चार्ज क्रिएट करना है, चार्ज कितना क्रिएट करना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अब आपको पता है धनावेश क्रिएट करने के लिए इस वस्तु पे धनावेश लेके आना है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। अब ये पूछा कितने इलेक्ट्रॉन हटाए गए यहां से, तो हम क्या लिखेंगे, सर किसी वस्तु पर आवेश का मान ±n इंटू ई होता है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो बेटा तो धनावेश आएगा, इसलिए मैंने धनात्मक साइन लगा लिया यहां पर,
कितना चार्ज क्रिएट करना है, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। तो यहां पर n 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, समझ रहे हो। तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो उसमें से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो हम क्या बोल सकते बेटा इसको, यहां से 19 से 19 कैंसिल, कूलाम से कूलाम कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/1.6, 5/1.6। तो यानी आपकी जो वैल्यू आएगी इसका डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या दे पाओगे आप लोग, 3 आंसर दे पाओगे। वैसे तो ये एग्जैक्ट आना चाहिए 3, सही है, वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना वैल्यू आ पाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे काम करते हैं हम। सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो हम इन बेसिक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और हमारे पास ऐसा समझें कि एक प्रिपरेशन को एक बूस्टअप करने का भी टाइम मिल गया है। हम इस टाइम में अपनी प्रिपरेशन को बेटा बूस्टअप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। कहीं कोई कमी है किसी स्टूडेंट की तो वो कमी को हम यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2 बिंदु आवेश +9e एंड +e परस्पर 16 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं, इनके मध्य बिंदु एक अन्य आवेश q कहां रखें कि वो साम्यावस्था में रहे। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, आवेश, एक आवेश है बेटा 4 9e और नेक्स्ट आवेश है e। ये बोला गया इनके मध्य और एक कितनी दूर है एक दूसरे से, 16 सेंटीमीटर दूर है, 16 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, 16 सेंटीमीटर दूर है। इनकी डिस्टेंस क्या हो, मतलब एक तीसरे आवेश को कहां रखें जिससे वो साम्यावस्था में आ जाए, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा यहां पे कॉन्सेप्ट बताता हूं, आपको जरूरत पड़ेगी आपको इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बताया तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर बेटा ये इनके जो प्रकृति है वो समान है, अगर इनकी प्रकृति समान है धनात्मक तो उसको इस रीजन में रखा जाएगा, तब तीसरा कोई आवेश, कोई भी तीसरा आवेश साम्यावस्था में आ पाएगा। मैंने क्या बोला बताओ, कि अगर ये दोनों धनात्मक हुए या दोनों ऋणात्मक हुए तो तीसरे आवेश को इनके बीच कहीं भी रखेंगे, वो मतलब बीच कहीं भी रख सकते हैं तो वो साम्यावस्था में आ जाएगा। सर इनकी प्रकृति विपरीत हुई तो कहां रखेंगे, समझ रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इनकी प्रकृति हुई सेम, सपोज Q1 Q2 दिस इज पॉजिटिव दिस पॉजिटिव, तो हमें जो साम्यावस्था है, तीसरे आवेश की जो साम्यावस्था है वो इस रीजन में मिलेगी कहीं। सर कहां मिलेगी, कोई बात, कोई आइडिया। तो आइडिया क्या है, जिसका परिमाण कम होता है उसकी तरफ, मान लो ये परिमाण कम है तो इसकी तरफ मिल जाएगी, यानी कि तीसरे आवेश को हम यहां रखेंगे तो वो साम्यावस्था में आ जाएगा। दूरी कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा कि दूरी कितनी आएगी, यहां से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं उसको, ओके। चलिए, अगर सर ये दोनों ऋणात्मक समान प्रकृति, मतलब समझ रहे हो, ये ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, मान लो इसका परिमाण कम है तो इसकी तरफ तीसरा आवेश को यहां रखेंगे तो वो साम्यावस्था में आ जाएगा। दूरी कैलकुलेट करना भी बताऊंगा। लेकिन गलती से अगर ये विपरीत प्रकृति होगी, सर विपरीत प्रकृति मतलब समान प्रकृति के होंगे बेटा, तो इनके बीच में कहीं रखा जाएगा तीसरे आवेश को, तब वो साम्यावस्था में आएगा, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। अगर बच्चों विपरीत प्रकृति हो गई, विपरीत प्रकृति मतलब प्लस Q1 और ये माइनस Q2, अब हो जाएगा लफड़ा। अब यहां क्या होगा, सर इस रीजन में वो साम्यावस्था में आ ही नहीं सकता है। जो तीसरा आवेश हम रख रहे हैं वो इस रीजन बेटा साम्यावस्था में नहीं आ सकता है। वो कहां पर साम्यावस्था में आएगा, या तो इस साइड या इस साइड। लेकिन सर मुझे कैसे पता चलेगा किस साइड रखूं, मुझ पे टाइम थोड़ा इतना रहेगा कि मतलब मैं यही देख रहा हूं कि आवेश को कहां रखना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों, जो परिमाण में छोटा आवेश है उसकी तरफ रख दो। जैसे यहां भी क्या हो रहा था, परिमाण में जो छोटा आवेश था उसकी तरफ रखना है। यहां भी परिमाण में देख लो छोटा आवेश कहां रख दे। सर ये मान लेते हैं सपोज यहां छोटा है तो इसकी साइड रखना पड़ेगा तीसरे आवेश को। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अगर ये परिमाण में छोटा है तो सर इसकी तरफ रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर मान लेते हैं कि सर ये हो गया विपरीत प्रकृति का बता दिया, अब मैं ऐसे बता रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग बात, क्या कि सर गलती से विपरीत प्रकृति के हो गए दोनों, लेकिन परिमाण दोनों के समान हो गए, फिर क्या रखूंगा, फिर कहां रखा जाएगा बताओ। मतलब बीच में तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति बेटा विपरीत है तो बीच में संभव नहीं है। प्रकृति समान होती तो बीच में रखते हैं, लेकिन प्रकृति यहां अलग अलग हो गई तो बीच में तो रख नहीं सकते। फिर किधर रखते हैं, जिस आवेश का परिमाण कम होता है। लेकिन सर यहां तो परिमाण भी दोनों बराबर हो गए, तो बेटा ऐसी स्थिति में साम्यावस्था संभव नहीं है। तो ये वो केस है जहां पर नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो, नो इक्विलिब्रियम, यानी साम्यावस्था संभव नहीं है। यहां पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे उसको साम्यावस्था में रखा जा सके, समझ लो। ये दिमाग में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। प्लस क्यू माइनस क्यू परिमाण समान आ गया तो एक भी पॉइंट नहीं होगा जहां पर हम इस आवेश को साम्यावस्था में रख सकते हैं, कहीं भी कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। अभी मैं इसके बारे में और भी चर्चा कर रहा हूं। सर अभी डिस्टेंस कैसे निकालनी, तो हमारा जो क्वेश्चन था बेटा, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस क्राइटेरिया से मैच कर रहा है। सर प्लस प्लस दोनों समान प्रकृति के, इसका मतलब बीच में मिलेगा। किसकी तरफ मिलेगा, जिसका परिमाण कम होगा, परिमाण इससे कम है तो इसकी तरफ मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर बच्चों 16E, यहां पर प्लस E, यहां से x दूरी पर मिल गया ये, ठीक है। कोई भी तीसरा आवेश इसको Q0 बोल दिया, ठीक है। तीसरा आवेश हमने क्या बोल दिया, Q0, जिसकी साम्यावस्था में देखनी है। अब टोटल दूरी हमें पता है, सपोज मान लेता हूं कुछ देर के लिए दूरी R0 है, तो बेटा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ, ये x है तो R0 माइनस x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 16E बेटा इसको धक्का देगा अपने से दूर, क्योंकि धनात्मक को क्या देगा, धक्का, कि दूर जा दूर मर, समझ रहे हो। और ये प्लस E ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी धक्का देगा। तो साम्यावस्था में कब आएगा बेटा, जब इन दोनों के कारण लगने वाले जो बल है एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो वो साम्यावस्था में आ जाएगा, वो कहीं जाएगा नहीं फिर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसकी वजह से बल कितना आ गया, K टाइम्स 16E मल्टीप्लाई बाई Q0, डिस्टेंस कितनी R0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K E Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। K E कैंसिल कर दो, Q0 भी कैंसिल कर दो बेटा, इसको ले जाओ इधर, इसको ले आओ इधर, तो कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन R0 माइनस x का, या कंप्लीट का स्क्वायर लगाते हैं यहां पर हम लोग, तो x अपॉन R0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। भाई 1/16 हो जाएगा। अब क्या कर दो, इसका रूट ले लो, रूट लेंगे तो क्या होगा बेटा, R0 माइनस एक्स अपॉन 1/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4x। अब तो यार कैलकुलेशन है, R0 माइनस एक्स, एक्स को उधर ले आए 5x, R0 x की वैल्यू R0 बाई 5, R0 बाई 5 मतलब 16/5। तो अब आपको आंसर कहां से पूछा गया बेटा, आंसर पूछा गया आपसे 9E से डिस्टेंस क्या है। तो 9E से डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ये 16/5 कहां से डिस्टेंस आ रहा है बेटा, ये 16/5 कहां से डिस्टेंस आ रहा है, इस वाले आवेश से। एक बार हम कैलकुलेशन को वापस चेक कर लेते हैं। क्या कैलकुलेशन बेटा, 16 की वजह से, आवेश तो हमने सही लिखे, सॉरी 9 था यहां पर और हमने कितना लिख दिया 16, कोई बात नहीं, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 9E रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 9E, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/9, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x, समझ रहे हो। यहां से इसको लाएंगे इधर 4x, तो यहां पर हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी बच्चों, 4x इज इक्वल टू R0, x की वैल्यू R0 बाई 4, R0 बाई 4 मतलब 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्यों, 16/4 मतलब 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर कहां से डिस्टेंस आ रही है बच्चों,
ई से हमने डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट किया, ई से, कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 9 से दिए गए हैं, तो 9 से कितना आ जाएगा बेटा, यहां से 16 था तो ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो यहां से कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो 9e से कितनी दूर रखना पड़ेगा उस आवेश को, कितना 12 सेंटीमीटर दूर पर, तब जाके वो साम्यावस्था में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि सर इस तीसरे आवेश का मान क्या होगा, इस तीसरे आवेश का मान क्या होगा जिससे वो साम्यावस्था में आ जाए। तो बेटा इसमें क्या लिखोगे, देखो गौर से देखो, Q0 ने Q0 को मार दिया, कितना भी मान हो ना बार बार मरेगा, कितना ही मान हो मरेगा, कितना ही मान हो मरेगा, मतलब इसकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी जो तीसरे आवेश की साम्यावस्था है वो तीसरे आवेश के खुद के मान पे निर्भर नहीं करेगी। बाकी मैंने आपको बता दिए कि तीसरे आवेश को हमें किस रीजन में रखना होगा जिससे वो साम्यावस्था में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हमें डिस्टेंस पूछी गई छोटे चार्ज से, तो छोटे चार्ज से हम डिस्टेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल चार्ज ये लार्ज चार्ज, ये 1 से डिस्टेंस कितना आ जाएगा √Q1 प्लस √Q2 मल्टीप्लाई बाई R0 कितना हो जाएगा। यहां से बेटा ये डिस्टेंस की बात करें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर कितना है 9e को क्या लिख पाओगे 3e, बेटा 9e का रूट लेंगे तो e को तो इधर ही रहने दो रूट में, यहां क्या आ जाएगा 9e प्लस e कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ √e, और यहां पर 16 कितना हो जाएगा, ये यहां से इसको हटा दें 4 टाइम्स कितना हो जाएगा। कैलकुलेशन सही की है कि ये देखो एक बार ध्यान से, सही है। डिस्टेंस कितनी थी बेटा इसके बीच में, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका जो शॉर्ट से आप दूर ही रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करें तो बेटर रहेगा। क्यों बताओ बेटा, जो फॉर्मुलेज भी आप गलती से आप एक दो फॉर्मूला भी आपने किसी नोटबुक से याद भी कर लिया होगा ना, वो फॉर्मूला अपने काम का नहीं है। क्यों, जब बाहर पॉइंट आ जाएगा ना तो दिक्कत में आ जाओ फॉर्मूले को लेके। तो इंपॉर्टेंट है बेटा बेसिक को याद रखो। कैसे बेसिक क्या है सर, अरे दोनों फोर्स को इक्वली तो करना है यार, कितना आसान है, इक्वल कर दोगे आंसर निकाल दोगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं वापस चीजों को रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर समान प्रकृति के हुए तो साम्यावस्था बीच वाले रीजन में कहीं आएगी। समान प्रकृति मतलब चाहे वो धनात्मक चाहे वो ऋणात्मक। विपरीत प्रकृति के हुए तो साम्यावस्था किधर आएगी बेटा, आउटसाइड, या तो इधर या फिर इधर। सर किधर आएगी, जिस आवेश का परिमाण कम हो उसकी तरफ। लेकिन सर यहां कैसी स्थिति थी जहां परिमाण कभी नहीं था, दोनों के परिमाण बराबर हो गए थे, तो यहां साम्यावस्था मिलेगी नहीं। चलिए बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब यहां से इनको हटा देते हैं। शायद आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, बहुत मजे भी आएंगे आपको क्वेश्चन सीखने में, मतलब ऐसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप इन चीजों से टच भी बना रहेगा और आप क्वेश्चंस में परफेक्ट भी हो जाएंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बेटा, दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है। दो समान गोले हैं बेटा जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है। विपरीत मतलब प्रकृति अलग अलग है और असमान वैल्यू अलग अलग है उनकी। परस्पर 90 सेंटीमीटर दूर पर रखे हुए हैं। इनको परस्पर स्पर्श कराकर पुनः जब उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे परस्पर 0.025 बल को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों का अंतिम आवेश क्या होगा। आसानी से कर सकते हैं बेटा। दो समान गोले थे, समान गोले मतलब जिस आकार का ये गोला है उसी आकार का ये गोला है। इस पर आवेश सपोज Q1, इस पर आवेश सपोज Q2, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, क्योंकि क्या बोला गया है, जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है। विपरीत मतलब ये बेटा अलग अलग आवेश बोल दिया। ठीक है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे हुए, 90 सेंटीमीटर दूर रखे हुए। फिलहाल अगर इनके बीच में बल की कैलकुलेशन की जाए तो बल कितना आएगा, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दूरी डिस्टेंस बाद में पुटअप करेंगे। दिस इज रिलेशन 1।
ठीक है, समझ लो बच्चों। अच्छा, जब अदिश रूप यूज करते हैं बेटा तो यहां पे साइन नहीं लगाते, अदिश रूप यूज करते तो आवेश की साइन कैसे वो यहां पे अप्लाई नहीं करते हम लोग। अब क्या बोला गया है, इनको परस्पर स्पर्श कराकर पुनः जब उतनी दूरी पर रख दिया जाता है। अब देखो स्पर्श कराने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, कंपटीशन बहुत आता है कि स्पर्श करा के वापस वहीं रख दिया, स्पर्श करा के वापस वहीं रख दिया। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से बेटा, ये हो गया इस तरफ और ये ऐसे, ठीक है। अब इनको स्पर्श करा दिया तो हम क्या करेंगे बेटा, टोटल आवेश को ऐड कर दो, कुल आवेश कितना हुआ Q1 माइनस Q2, दोनों आवेश को जोड़ दो, भेड़ा कर दो आवेश को, तो क्या आ जाएगा Q1 माइनस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई 2, उतना ही आवेश यहां हो जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, समझ लो। और उतनी दूरी पर ही रख दिया तो दिस ऑल्सो डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर। तो फोर्स इनके बीच में प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाएगा, आपको समझ रहे होंगे, क्योंकि अब आवेश समान प्रकृति का हो गए तो फोर्स क्या आ जाएगा, विपरीत प्रकृति का। जिसकी वैल्यू दे रखी है 0.025 न्यूटन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो दोनों का अंतिम आवेश क्या होगा, दोनों का अंतिम आवेश पूछा है क्या होगा सर। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर जो वैल्यूज निकालोगे वो कैसे निकालोगे, यहां पर वैल्यू क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कितना है 0.025 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस को 0.9 लिख सकता हूं, 0.9 का होल स्क्वायर। बेटा जो डाटा होता है हम उसको ऐसा यूनिट में ले जाते हैं, तो ये हो गया। और दोनों के आवेश समान हैं, Q1 माइनस Q2 बाई 2, Q2 में तो इसका स्क्वायर हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो ये हो गया। अब बच्चों आपको इसको खोलने की जरूरत नहीं है, क्यों, अरे उसने अलग अलग मान थोड़ा पूछे कि Q1 क्या होगा Q2 क्या हो, ऐसा पूछे ही नहीं। उसने बोला अंतिम आवेश का मान बताओ दोनों पर। तो बेटा जो आवेश यहां पर है वही आवेश यहां पर है, तो आप इसको ओपन करो ही मत, भाई यही तो आवेश की मात्रा है जो लास्ट में रहेगी। तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहां से हम इसको इधर भेज दें 0.025, अब आप आगे सॉल्व कर लेना, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इस स्क्वायर की वजह से क्या लग जाएगा इस पे रूट। दिस इज अ फाइनल वैल्यू Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी। जो अंतिम आवेश है वो यही तो है, ये निकाल दोगे। अब कुछ बच्चे Q1 को अलग निकाल, अरे Q1 माइनस Q, मतलब Q1 और Q2 अलग पूछे ही नहीं, उसने कमेंट पूछा है कि अंतिम आवेश क्या होगा प्रत्येक पर। तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 है, Q1 माइनस Q2 बाई 2 है, तो उसकी वैल्यू निकाल दे, ठीक है। अब देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे काम करें बेटा। यहां पे मैंने क्या किया बताओ, टोटल आवेश को जोड़ा और आधा आधा करके इन दोनों को दे दिया। लेकिन अगर इनके आकार अलग अलग हो गए, ये तो समान आकार के केस में ऐसा हुआ है, जब आकार अलग अलग हो जाए सर तब क्या होगा, फिर कैसे निकालेंगे अंतिम आवेश, वो मैं यहां लिख दे रहा हूं कॉन्सेप्ट, अच्छे से तैयार कर सकते हैं आप लोग। अगर इनके आकार अलग अलग हो गए तो सर आवेश क्या आएगा, Q1 पर आवेश क्या आ जाएगा, Q1 डैश बोल दिया उसको, इसकी त्रिज्या डिवाइडेड बाई दोनों का सम, त्रिज्याओं का योग, और कुल आवेश निकाय का, निकाय का आवेश मतलब शुरुआत में ये कितना आवेश था शुरुआत में, उसको यहां Q निकाय बोल रहे हैं। सर Q2 डैश, दूसरे पे आवेश क्या आएगा, दूसरे की त्रिज्या लिख दो R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई Q निकाय, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट बेटा। जब आवेश हो, जब इनके आकार अलग अलग हो जाएं, सर समान आकार था तो क्या हुआ, फिर समान आकार के केस में क्या होगा, ये डायरेक्टली देखो यहां से कैसे आ जाएगा, देखो सुनो ध्यान से, ये जो चीज है वापस लेके आते हैं। समान है R प्लस R, 2R से R कैंसिल, तो कितना आगे बेटा 1/2, तो Q निकाय बाई 2, और Q निकाय कितना आएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, तो आ गया ये। समान में तो क्या कर दो बेटा, समान आकार के केस में तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, टोटल आवेश को जोड़ोगे, उसका आधा आधा कर दोगे। सर गलती से किस्मत खराब हुई कि आकार अलग अलग हो गया, ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये लगाने वाले गलत कर देंगे, वो लगेगा। तो ध्यान से प्रिपरेशन करें उस चीज की, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग।
अगला क्वेश्चन, मतलब मेरा ये फोकस रहेगा बेटा हर क्वेश्चन में आपको कुछ न कुछ सिखाऊं, जिससे आप आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएं और बहुत अच्छे से आंसर दे पाएं, जिससे आपको किसी और की जरूरत ना रहे। हमें सिर्फ हम खुद की प्रिपरेशन के, खुद के लेवल पर, खुद के दम पर हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं, इससे हमें ताका झांकी की भी जरूरत ना पड़े, इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए बच्चों मजे से करेंगे यार तैयारी, बहुत शानदार तरीके से तैयार करेंगे चीजों को। चलिए क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया बेटा, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कारित विद्युत बल की तुलना में पूर्व की तुलना में क्या हो जाएगा। अब सोचो कि जब एयर होता है, दो आवेशों के मध्य क्या हो बेटा, एयर, सपोज Q1 Q2, इनके बीच में एयर होगी बेटा, तो बल क्या लग जाएगा, एयर के केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इनके बीच में कोई माध्यम रख दिया, माध्यम रख दिया, ये माध्यम, ठीक है, ये माध्यम रख दिया सर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मान लो एक कंप्लीट स्पेस में माध्यम रख दिया, इनके बीच में जहां भी गैप था कंप्लीट भाग में माध्यम रख दिया, तो सर यहां पे बल का मान क्या आ जाएगा, बल का मान आ जाएगा बेटा, माध्यम भरने से बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन इंटू ER टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बताओ क्या हो गया, जो ER की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ज्यादा। भाई ये टर्म और ये टर्म बच्चों सेम है, ये टर्म सेम है, सिर्फ यहां पे 1 अपॉन ER आ गया और ER की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो ये बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेटा माध्यम के आने से, माध्यम भरने से ये बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वायु से। कितना कम हो जाएगा सर, तो आपने शायद पढ़ा भी होगा अपनी नोटबुक के अंदर, माध्यम के भरने से F एयर डिवाइडेड बाई ER टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आंशिक रूप से भर दिया तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, आंशिक रूप से भर दिया तो तोते उड़ लेंगे भाई, समझ लो। चलो वो आंशिक रूप से वाला मैं बता नहीं रहा हूं, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण इतना है कूलम मीटर, तो इसके आयनों के मध्य की दूरी क्या होगी, HCl, तो हम इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं HCl, मतलब H मतलब पॉजिटिव चार्ज और Cl मतलब नेगेटिव चार्ज। इनके बीच की डिस्टेंस पूछिए, द्विध्रुव आघूर्ण याद है क्या लिखते थे, P का वैल्यू, P की वैल्यू क्या लिखते हैं बेटा, E मल्टीप्लाई बाई इनके बीच की दूरी। भाई एक कोई एक आवेश का परिमाण, तो कोई एक आवेश का परिमाण E ले लिया बेटा। अब द्विध्रुव आघूर्ण कितना दे रखा है, 3.4 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर। तो बेटा E की वैल्यू याद है 1.6 इंटू 10 टू द 19 मल्टीप्लाई बाय D इज इक्वल टू 3.4 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर। तो हम लोग यहां से बेटा कैलकुलेट कर पाएंगे D की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक प्रोटॉन है, एक दूसरे से कहां पे रखे गए हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र में, तो त्वरण का अनुपात पूछा गया है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला बेटा, एक इलेक्ट्रॉन तथा समरूप विद्युत क्षेत्र। बच्चों समरूप विद्युत क्षेत्र में ऐसे दिखा सकता हूं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर ऐसे दिखाएंगे, एक समान, मतलब दूरी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी समान है, तो समरूपी विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। किस किस को रख रहे हैं हम लोग यहां पर, इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को। सपोज मैंने यहां पर तो इलेक्ट्रॉन रख दिया और यहां पर प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन। अब बेटा प्रोटॉन पे जो बल लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, धनात्मक आवेश है ये बेटा। प्रोटॉन का मतलब क्या आ जाएगा, धनात्मक, और ये क्या होगा, ऋणात्मक।
तो जैसे हम किसी आवेश को बेटा विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगने लग जाता है। धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की ओर बल लगेगा और ऋणात्मक है तो उसके विपरीत लग जाएगा। अच्छा, प्रोटॉन पे बल कितना लगेगा सर? E इंटू विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रॉन पे बल कितना लगेगा सर? E इंटू विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब F इज इक्वल टू बेटा क्या लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग? ma E इंटू ई। ये एक्सेलरेशन प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा ये। तो एक्सेलरेशन प्रोटॉन क्या आ गया? E इंटू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, और बच्चों यहां से F इज इक्वल टू एम ए इलेक्ट्रॉन के लिए E इंटू ई, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना आ गया? ई डिवाइडेड बाई एम ए। ठीक है, अनुपात पूछा था हमसे किस किस का? उनके त्वरणों का अनुपात बताओ। तो इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई प्रोटॉन, तो क्या कर दो बेटा? ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई ई मास ऑफ प्रोटॉन। समझ रहे हो क्या आ जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा रेशियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में? किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बच्चों यहां पर सजातीय आवेश मतलब समान प्रकृति के आवेश कॉर्नर पे रखे हैं तो प्लस क्यू मान लो, यहां भी प्लस क्यू, यहां भी प्लस क्यू और यहां भी प्लस क्यू। किसी एक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से ऐसा। बेटा विद्युत क्षेत्र तीव्रता वो कैसी राशि है? सदिश। सर उसकी दिशा किधर होती है? धनात्मक से दूर ऋणात्मक की ओर। बच्चों अगर ये धनात्मक आवेश है प्लस क्यू आवेश तो इससे विद्युत क्षेत्र क्या होगा? दूर। अगर ये ऋणावेश है बेटा, यहां पे ऋणावेश होता तो विद्युत क्षेत्र इसकी ओर हो जाता। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, समझ लो, धनात्मक से दूर ऋणात्मक की ओर। ऐसा बोला इसने किसी एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई, ये हो गया विद्युत क्षेत्र ई। किसी एक आवेश के कारण ई है तो सभी आवेशों का परिणामी क्या आएगा? तो आसानी से निकाल सकते बेटा परिणामी। अरे इसकी वजह से ई हो गया तो बेटा इसकी वजह से इधर अवय हो जाएगा और ई रहेगा। क्यों ई आएगा? क्योंकि जितना दूर ये है उतना दूर ये है, जितना वैल्यू इसका बेटा उतना वैल्यू इसका है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, मर मिटे आपस में। जब विपरीत होंगे तो मर मिटेंगे ही, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर बेटा। तो क्या होना है? कैंसल्ड आउट। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? केंद्र पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया बेटा? एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र रखने पर उस पर केवल लगेगा, ये पूछा है कि एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा या बल आघूर्ण लगेगा या दोनों लगेंगे? समझ रहे हो? तो हम आसानी से देख सकते हैं इसको। कैसे? पिक्चराइजेशन करते हैं इसकी, पहले इमेज बनाते हैं। चलिए, तो हमें क्या बोला गया बेटा? विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ऐसे बना लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया और द्विध्रुव को यहां पे रख दिया। सपोज ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, किसी भी एंगल पे रख लें, किसी भी ओरिएंटेशन में रख लें। तो क्या बोला है इस पर लगेगा केवल बलागुण, केवल बल, बल तब दोनों, न बल न बलागुण। देखो बल बेटा धनात्मक आवेश से बल किधर लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, Q इंटू ई। ऋणात्मक आवेश से बल किधर लगेगा बेटा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत, Q इंटू ई। दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल्ड आउट। तो परिणामी बल तो क्या रहेगा इस पे? 0। लेकिन बल आघूर्ण 0 नहीं रहेगा। क्यों नहीं 0 रहेगा? बिकॉज बलों की क्रिया रेखाएं कैसी आएंगी बेटा? बलों की क्रिया रेखा कैसी होंगी? अलग अलग। तो बल आघूर्ण आ जाएगा इनके बीच में। तो बच्चों टॉर्क मे बी 0 बट फोर्स ऑलवेज 0। देखो फोर्स ऑलवेज 0। बेटा टॉर्क में भी मैंने ऐसे बोला मे बी 0, क्योंकि टॉर्क भी 0 हो सकता है। समझो किस ओरिएंटेशन में? जब इस डायपोल को आप ऐसे रख दो, या समझ लो ऐसे रख देंगे तो टॉर्क 0 हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में क्या बोला गया है
केवल बल आघूर्ण, तो क्या लगा दोगे, तो क्या लिख देंगे, केवल बल आघूर्ण। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए पी तय के मध्य का कोण होना चाहिए। बेटा बल आघूर्ण टॉर्क इज इक्वल टू, याद है, पी ई इंटू साइन थीटा। इसको हमें अधिकतम करना है बेटा, अधिकतम, तो अधिकतम करने के लिए साइन थीटा अधिकतम होना चाहिए। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि साइन थीटा अधिकतम कब होता है बेटा, जब थीटा बिकम्स 90 डिग्री। तो बेटा टॉर्क मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम दूर स्थित है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि भाई प्रोटॉन का मतलब प्लस ई और इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस ई, तो दोनों के बीच में द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। और कितना दूर रखे एक दूसरे से, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना आ जाएगा, किसी एक आवेश का परिमाण, ये लिख दिया, इनके बीच की दूरी, समझ रहे हो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, और 1 एंगस्ट्रॉम को 10 की पावर माइनस के 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कूलाम मीटर यूनिट बन जाएगी। दिस इज अ डायपोल मोमेंट। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है बेटा, नेगेटिव आवेश टू पॉजिटिव आवेश, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर आ जाएगी, अगर दिशा के बारे में पूछता तो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, या इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर। ठीक है, ये दिशा हो जाती। नेक्स्ट बोला बच्चों, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र विद्युत अनुपात क्या होगा, के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ। अब आपको पता है विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसकी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। बेटा अनुदैर्ध्य मतलब ये होगी अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति पर इधर आता है विद्युत क्षेत्र, सपोज अक्षीय स्थिति पर E1, और निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय मतलब इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो। यहां पर विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जिधर डायपोल मूवमेंट होता है उसी दिशा विद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन निरक्षीय स्थिति पर जिधर विद्युत क्षेत्र होता है उसके विपरीत होता है, सॉरी जिधर द्विध्रुव आघूर्ण बेटा उसके विपरीत होगा विद्युत क्षेत्र। वैल्यू क्या आती है सर, इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस, और ये भी आर डिस्टेंस। बच्चों अक्षीय स्थिति पर क्या लिखते हो, 2kp अपॉन आर क्यूब, और यहां क्या लिख देंगे, kp अपॉन आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा बेटा, अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। अब ये पूछ रहा अक्षीय और ये निरक्षीय, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और बहुत अच्छे से आपने कोशिश भी की होगी, अपने एफर्ट भी लगाया होगा, अपनी नॉलेज को भी चेक किया होगा कि गलती से तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता है। सोच रहा हूँ आता तो बहुत कुछ है लेकिन लॉकडाउन लग गया है, क्या करें, एग्जाम नहीं दे पा रहे। आता तो बहुत कुछ था, अब आना चाहिए। ऐसे मत सोच लेना कि आ रहा है निरस्त हो गया अब नहीं आ रहा, ऐसा मत सोचना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए ध्यान से। कुछ दूर पर स्थित +5 कूलाम -5 कूलाम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्यशील है। इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दें, वही होगा, देखो उनके मध्य कार्यशील बल हो जाएगा। समझ गए। अब देखो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको तो कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हैं। कैसे बेटा, पहले कितना चार्ज रखा था, +5 कूलाम और -5 कूलाम, ठीक है, कुछ दूर थे और इनके बीच में जो बल क्या लग रहा था, 9 न्यूटन का आकर्षण बल, आकर्षण ही होगा 9 न्यूटन। अब देखो ये समान है, बिंदु आवेश है, इनके आवेश के बारे में कुछ दिया नहीं किया है। अब इनको पास लाओगे तो कितना आवेश हो जाएगा प्रत्येक वस्तु पर, टोटल आवेश को जोड़ दोगे, +5 -5 बच्चों जुड़ गया तो क्या आ गया, 0 डिवाइडेड बाई 2 0। मतलब अब कैसी सिचुएशन आ गई है, 0 दिस ऑल्सो 0, तो फोर्स अब फिलहाल कितना हो जाएगा इनके बीच में, 0 फोर्स एक्ट करेगा, बिकॉज फोर्स की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है। अब बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है
जो लास्ट क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन इस बार नीट के एग्जाम में नीट 2020 में आया था, सेम क्वेश्चन था, कोई फर्क नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था उस क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, आप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो हर चैप्टर के अगर आपने बेसिक प्रिपरेशन कर ली, ये सारे क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ कर लिए, तो आई होप आपकी जो स्टडी है ना वो बहुत बूस्टअप कर जाएगी। चलिए क्या दिया गया है, दो परिमाण में समान विजातीय आवेश, विजातीय समझ गए, जातीय विजातीय दूसरी जाति का आ गया, विजातीय समझ रहे हो, किसी दूसरी जाति का आ गया भैया, विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखें, उनके मध्य बल F न्यूटन बल कार्य कर रहा है, ठीक है, दो परिमाण में समान, परिमाण में समान, यानी कि अगर बेटा प्लस Q तो दूसरा माइनस Q और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें, तो इनके बीच बल जो कार्य कर रहा है उसका नाम दिया इन्होंने F। तो हम यहां लिख सकते हैं बेटा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 1 इक्वेशन, ठीक है। आपको पता है कि जब हम स्केलर फॉर्म यूज कर रहे होते हैं वहां पे हमें साइन की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, साइन की जरूरत पड़ती है बेटा डायरेक्शन के लिए और वेक्टर फॉर्म के लिए, ठीक है। अब क्या बोला बेटा इसने, यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतर कर दिया जाए तो उनके मध्य बल पूर्व मान का कितना गुना होगा। एक आवेश का 75% भाग दूसरे आवेश को भेज दिया, मान लेते हैं कि सर हमने यहां से 75% भाग भेजा, तो पहली बात तो 75% होगा कितना इसका, तो आप क्या लिखो Q का 75%, समझ रहे हो, उसमें कुछ और था शायद, उसमें 3 पर मतलब 10% या 20% 25% था, ठीक है, जो एग्जाम का क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन यही था बेटा। तो ये 25 से 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 3Q/4, 3Q/4 तो उधर भेजा है, तो बचा कितना Q/4, Q/4 बचा आवेश। अब बेटा यहां पर माइनस Q प्लस लेके आओगे 3Q/4, तो क्या बचेगा बेटा माइनस Q/4 यहां पर बच जाएगा। तो ये प्लस Q/4 माइनस Q/4 और उसी डिस्टेंस पर है बेटा, तो क्या फोर्स आ जाएगा बच्चों, F इज इक्वल टू K कितना Q/4 साइन लगाने मत यहां पर, गलती मत कर देना, R स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 1/16 F डैश डैश, कितना गुना हो गया बेटा 16 टाइम्स हो जाएगा भाई, तो कितनी वैल्यू आ गई F/16, दिस इज द वैल्यू ऑफ F डैश। तो हम लोग यहां से वैल्यू चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों, तो आपने काफी एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को और बहुत अच्छा है। मैं बहुत सारी चीजें जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी चैप्टर स्टडी किया, हम लोग जो भी न्यूमेरिकल्स किया करेंगे उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग एक्स्ट्रा जरूर बताएंगे जो आपके बहुत बेनिफिट करेंगे आपका, ठीक है। उनसे आप लोग काफी बेनिफिट उठा पाओगे, यूटिलाइज कर पाओगे इन कॉन्सेप्ट को आगे आने वाले टाइम में। तो आप लगे रहे अपनी पढ़ाई के साथ कंटिन्यू, और उस जिस रेगुलरिटी के साथ आप यहाँ पे स्टडी कर रहे थे उसी रेगुलरिटी के साथ अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रखेंगे, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। और मुझे पता है कि अपने स्टूडेंट्स मतलब 100% ऑनेस्ट हैं, तो वो जरूर अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे, अपनी स्टडी को एक अच्छे लेवल पर रखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।